जो 1200 रुपये की हमें रेत और ट्राली जो बजरी मिलती थी, आज वो 8-8 हज़ार में मिलेगी। जब तक और आप ही के भाजपा के ही अपने वरिष्ठ एमएलसी जिन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाया, कितनी दहाड़ के साथ उस वक्त कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू शहर को बेच खाया, दलाल बिठाए रखे हुए हैं। हमारी वर्डिंग नहीं थी ये जी। चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे दा। और उन्हीं के जिन्होंने जम्मू शहर को बेच खाया, जिन्होंने जम्मू शहर के अंदर आज क्राइम रेट को बढ़ा दिया, बाहर के लोगों का एडजस्ट करना शुरू कर दिया। आज कोरोना के अंदर हमें दूसरी लहर के अंदर भी देखने को मिला कि ऑक्सीजन की किल्लत कितनी आई। क्या किया आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने? आपकी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज टोटली फेल हो चुकी थी। आप लोग हॉस्पिटल्स का दौरा नहीं कर सके। जम्मू शहर को हर तरफ से बेचने की कोशिश की आपने। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और इन दिनों वार्ड नंबर 28 के कॉरपोरेटर हैं। और ख़ासकर इन्हें जब देखा गया है, जब भी अपना हाउस लगता है म्यूनसिपलिटी में, और बड़ी ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज़ रखते हैं और इनकी आवाज़ का कई बार असर भी होता है। गौरव जी, जय श्री राम। जय श्री राम। गौरव जी, सबसे पहला सवाल, जम्मू कश्मीर को लेकर एक नेशनल मुद्दा बना हुआ है। दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया है कि जब अगर फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 पहले लगी हुई थी, आज हट गई है, उसको फिर लगाने के लिए विचार किया जाएगा। इस विषय को आप कैसे लेते हैं? देखिए अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 370 का विषय जो पिछले कुछ महीनों पहले गुम हो चुका था, वो आज दोबारा चर्चा में आया। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को समझा, और जो खासकर कि आए दिनों में जम्मू के अंदर जो जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बनता गया, जिस प्रकार वाइन शॉप माफिया, माइनिंग माफिया, ये लोग हावी हुए जम्मू के अंदर, तो उस चीज़ को समझते हुए दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि क्या इसलिए 370 तोड़ा गया था कि आज वाइन शॉप जो हैं जम्मू, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, उस शहर के अंदर एक तरफ आप मंदिर खोलते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं मंदिरों के आगे वाइन शॉपें खोलते हैं। क्या इसलिए 370 का नारा दिया गया था? और यही भाजपा का जो मैनिफेस्टो में, भाजपा ने 370 तोड़ा अपने मैनिफेस्टो के रिकॉर्डिंग। 370 के अंदर कुछ ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से वो कहें कि पूरे हिंदुस्तान में जैसे उन्होंने डंका बजाया कि हमने 370 तोड़कर बहुत बड़ा काम कर दिया। आज जम्मू शहर का जो हाल बना हुआ है, मैं सिर्फ जम्मू की अगर बात करूं, माइनिंग माफिया की बात करूं, तो क्या इसलिए 370 तोड़ा गया था और हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था कि माइनिंग माफिया आज जम्मू के अंदर राज करेगा? जो 1200 रुपये की हमें रेत और ट्राली जो बजरी मिलती थी, आज वो 8-8 हज़ार में मिलेगी। जब तक और आप ही के भाजपा के ही अपने वरिष्ठ एमएलसी जिन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाया, कितनी दहाड़ के साथ उस वक्त कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू शहर को बेच खाया, दलाल बिठाए रखे हुए हैं। हमारी वर्डिंग नहीं थी ये उन्हीं के एमएलसी की वर्डिंग थी, और एक पॉलिटिकल प्रेशर के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। तो क्या इसे तोड़ना 370, इसे कहते हैं आप कि जम्मू शहर की डेवलपमेंट की बजाय जम्मू शहर मंदिरों के शहर को आप वाइन शॉप का शहर बनाएं? एक्साइज पॉलिसी आपने इस तरीके से लाई कि 200 परिवारों को आपने बेरोज़गार कर दिया, बाहर के लोगों को यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। सर, इसी दौरान जम्मू के भाजपा के जो प्रमुख हैं या जो अध्यक्ष हैं जम्मू के, जैसे दिग्विजय सिंह जी का बयान आया, उनका कहना है, जो जम्मू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस गद्दारों का टोला है और पाकिस्तान के इशारों पर नाचती है कांग्रेस। क्या कहेंगे? मैं समझूंगा कि रविंदर राणा जी जो कहते हैं उनकी बात का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जम्मू शहर आज उनकी चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे दा। और उन्हीं के वरिष्ठ एमएलसी ने कहा कि उसको तो कुछ पता नहीं होता, ना उसको कुछ पता चलता है, बस वो यही बोलता कि चिंता नहीं करनी। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं उनकी बात का इतना जवाब दूं या इतना वजूद बनाऊं कि
70 साल पुरानी पार्टी जिसने हिंदुस्तान को आज कितनी बड़ी ऊंचाइयों में पहुंचाया, और वहीं आज कोविड के दौरान आपकी कार्यकारिणी भी जो है वो मालूम चल गई पूरे हिंदुस्तान को कि किस प्रकार आपने हिंदुस्तान को खोखला करके रखा है। हो सकता है कि अब अपोजिशन पार्टी है, एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इन्हीं के एक नेता ने जनता को बाड़े का टट्टू भी कहा था, उस बारे में आप बताइए कुछ कहेंगे? ये सबसे पहले तो आप रविंदर रैना जी से पूछिए कि आपके वरिष्ठ नेता, एक डिप्टी सीएम रहे हुए, एक स्पीकर रहे हुए जो नेता हैं, वो इतनी बड़ी बात कहते हैं जिन लोगों ने उनको निस्वार्थ 2014 से अभी तक हर इलेक्शन में निस्वार्थ जिताया और वोटिंग की, उसे आप बाड़े का टट्टू कहते हैं। बाड़े के टट्टू तो आप लोग हैं जिन्होंने जम्मू शहर को बेच खाया, जिन्होंने जम्मू शहर के अंदर आज क्राइम रेट को बढ़ा दिया, बाहर के लोगों का एडजस्ट करना शुरू कर दिया। आज कोरोना के अंदर हमें दूसरी लहर के अंदर भी देखने को मिला कि ऑक्सीजन की किल्लत कितनी आई। क्या किया आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने? आपकी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज टोटली फेल हो चुकी थी। आप लोग हॉस्पिटल्स का दौरा नहीं कर सके, जम्मू शहर को हर तरफ से बेचने की कोशिश की आपने। तो भाड़े के टट्टू तो ये लोग हैं जो जनता को भाड़े का टट्टू कहते हैं। लाखों रुपया लगाकर सलकोर रोड पर सड़क का एक किनारा बनाया गया, कुछ ही महीने में फिर वो टुकड़ा ढह गया, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो प्रशासन को जवाब देनी बनती है कि कुछ महीने पहले इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या हादसा ये उसे ही मानते हैं कि जिसमें किसी की जान जाए? अगर गाड़ियाँ गई हैं, नुकसान हुआ है, हम लोगों का टैक्स का पैसा है, हम लोगों से ही पैसा लेती है गवर्नमेंट और वही पैसा लगाती है, तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स हुई? क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी हुई कि जब पहले ये चीज़ बनाई गई उसके बावजूद दोबारा ये चीज़ गिर गई, तो कौन से लोग, कौन सा ठेकेदार, किन लोगों ने वो चीज़ बनाई, क्या उसमें कितनी क्वांटिटी बजरी डाली, क्या क्या डाला, क्या नहीं डाला? तो उसके ऊपर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुझे लगता है कि खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए थी और इसके ऊपर एक कमेटी गठन करनी चाहिए थी कि इतना बड़ा स्कैम जो है ये कैसे हो गया। खुदा ना खासा किसी की जान चली जाती, फिर क्या जवाब देते ये लोग? मुझे जहाँ तक मुझे अक्षय जी लगता है, ये गूंगे बैरों की सरकार है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी की जान जाए। आपने देखा कोविड के दौरान कितने लोग अनाथ हो गए। एक बच्चा अपने बाप की लाश को हाथ नहीं लगा सकता, अपनी मां की लाश को हाथ नहीं लगा सकता, वो माँ बाप अपने बच्चे की डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। जब एक कोविड पेशेंट आता है वार्ड में, तो अटेंडेंट जो उसके घर वाले होते हैं उसको अटेंड करते हैं, और उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो आपको कोविड SOPs याद आ जाती हैं। आप उन्हें देखने भी नहीं देते, आप उन्हें टच भी नहीं करने देते, आप उस प्रोटोकॉल के तहत उनका संस्कार करते हैं। कौन जवाबदेही है इन सारी चीज़ों की? एक बच्चा जिसके सिर से माँ बाप का सहारा उठ गया, जब माँ बाप का सहारा जो जिसके जवान बच्चे की डेथ हो गई, जब बेटी की डेथ हो गई, कौन जवाबदेही है इन सारी बातों का? आज आपने एकदम से पूरा जम्मू शहर खोल दिया। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम कहते हैं, लेकिन आपने ट्रांसपोर्टरों का क्या सोचा? आज अक्षय जी आपने गाड़ी रखी है, मैं एक बड़ी सिंपल बात आपसे पूछता हूँ, आप उसकी इंश्योरेंस देते हैं, आप इंश्योरेंस कई सालों में एक बार ही लेते हैं, लेकिन जब वो इंश्योरेंस हर महीने आपको देनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपके मन में खटकता तो है। जी। आज उन ट्रांसपोर्टरों के लिए किसने सोचा? जो कमर्शियल मैटाडोर्स जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिनको टोकन भरने पड़ रहे हैं, जिनके घर में आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उन लोगों के लिए किसने सोचा? क्यों नहीं ये प्रशासन सोचती? सर, बात करेंगे, गर्मियाँ आ चुकी हैं, जो बिजली विभाग के बातें थी या वो जो कहते हैं वो सारे नेस्तनाबूद हो गए हैं, उनके जो हौसले थे या जो बातें वो करती हैं, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं, कट्स पे कट्स लग रहे हैं। इसी दौरान भाजपा के एक अधिकारी का कहना है कि लोग अपने घरों के अंदर भी झांक कर देखें
एक कमरे से जब दूसरे कमरे में जाते हैं हम पंखा तक बंद नहीं करते, 4-4 6-6 एसी लगा रखे हैं, कम एसी चलाएं। और काफ़ी सारे कोई टेक्निकल सुझाव भी दिए लोगों को। कोई उन साहब से ये पूछिए कि अगर आपने डिजिटल मीटर लगा रखे हैं, जितनी रीडिंग उसके ऊपर आती है उतना लोग भुगतान करते हैं, तो फिर जे.एंड.के यूटी में लोगों को बिजली से वंचित क्यों रखा जा रहा है? इस सारे वाक्य को आप कैसे लेते हैं? अक्षय जी, सबसे पहले उस नेता से आप ये पूछें कि एक गरीब व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से पंखा अपने घर पे लगाता होगा या कूलर चलाता होगा, जब उसका 1.5 लाख रुपया बिल आता है बिजली का, कितनी बस्तियों के अंदर आपने ऐसा ही अनर्थ किया कि जिन लोगों की बिजलियां आपने काट दी, 1.5 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख उनका बिल आया। क्या वो यही करते हैं कि एक कमरे से एसी लगाते हैं और दूसरे कमरे में चले जाएं? आप उन नेता से ये पूछिए कि उन लोगों का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया। आज आपने पीडीडी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की और प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आपने पीछे निकाला स्मार्ट मीटर्स का। अरे जम्मू शहर को क्या इसलिए यूटी में तब्दील किया था, इसलिए 370 तोड़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन, जब कोविड के दौरान डीआरडीओ हॉस्पिटल के लिए जब आपको स्टाफ चाहिए था, कश्मीर में आप ऑर्डर निकालते हैं कि कश्मीर के बच्चे लगेंगे, जम्मू के अंदर मेडिकल कॉलेज का ऑर्डर निकलता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे लगेंगे, उसके बाद आप अपने ऑर्डर को वापस लेते हैं। ये जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है आज भी चल रही है, 370 टूटने के बाद, यूटी को यूटी में तब्दील करने के बाद। और अब आप बिजली कट को लेकर आगे, आपके वादे सारे खोखले हो गए। आपने कहा कि हमने घर घर में तारे बिछा दी, आज उन्हीं तारों में आग लग रही है। कहाँ नहीं लग रही? क्या मेरे वार्ड में आग नहीं लग रही? कुंजवानी में नहीं लग रही? रियाड़ी में नहीं लग रही? पूरे जम्मू शहर में जहां जहां इन प्राइवेट कंपनी वालों ने काम किया है, वहां उन तारों में आग लग रही है। स्मार्ट मीटर लगाने की आप बात कर रहे हैं, आपने रोजगार दिया जम्मू शहर को, जो आप उनसे छीनने की बात कर रहे हैं। इसलिए 370 तोड़ा गया था। सर, जम्मू में हाय तौबा मच गई है शराब की दुकानों को लेकर। एक लीडर का कहना है कि अगर शराब की दुकान खुली है तो हो सकता है, मंदिर के पास अगर खुली है तो हो सकता है शराब की दुकान पहले से खुली हो, मंदिर बाद में बना हो। कुछ का कहना है कि पिछली सरकारों ने जो गलतियां की उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, लेकिन जम्मू प्रशासन दोबारा वही गलतियां कर रहा है। आज आप चौक चबूतरे में चले जाएं, भैरवनाथ मंदिर के सामने दुकान थी, बंद हो चुकी है, लेकिन भैरवनाथ मंदिर के बिल्कुल साथ दुकान खुल गई। पक्का डंगा लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस तरफ दुकान थी, बंद हो गई, दूसरी तरफ खुल गई। लोग हाहाकार मचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्यों बार बार ऐसी गलती कर रहा है? पीछे से अड़ रहा है। एनओसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुलिस की एनओसी चाहिए। जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं ज़्यादातर जम्मू से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बाहर के हैं। सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे आती है जो जम्मू के नेता हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें जिताकर आगे किया था। तो ना कांग्रेस ना भाजपा, कुछ चंद लोग दिख रहे हैं। इस मसले का हल कैसे निकाला जा सकता है? जनाब, मोटी कमीशन चल रही है, ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्ट हैं, सबके घरों में मोटा पैसा गया है। तभी तो जो जम्मू को शहर मंदिरों का शहर कहते थे, आज शराब का, वाइन शॉप का शहर कहते हैं। अगर पुरानी सरकारों ने गलती की है, चलो हम मान भी लेते हैं एक मिनट के लिए, पुरानी सरकार ने गलती की है। आज तो भैया प्रधानमंत्री से लेके एलजी तक सब आपके। क्यों बार बार हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आपके कामों की डायरेक्शन देनी पड़ रही है? आज तो हर चीज आपके पास है। क्यों नहीं रोका आपने इन दुकानों को? क्यों जम्मू शहर को ड्राई स्टेट जो है आपने डिक्लेयर की नहीं किया? आज तो आपके पास हर चीज थी। अगर आप इमरजेंसी लगाकर 370 तोड़ सकते हैं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर और खासकर कि जम्मू कश्मीर के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। मुझे फक्र अपने नेता के ऊपर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के ऊपर, जिन्होंने बोलकर इमरजेंसी हिंदुस्तान में लगाई थी। लेकिन आज इस डिक्टेटरशिप ने अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगाकर रखी हुई है। आप मुझे बताएं, क्यों ये रोक नहीं सकते थे वाइन शॉपों को? हर चीज ये लोग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जम्मू शहर को बेच खाया। मोटी मोटी कमीशनें खाई हैं इन लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे तक प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब कि एक होता और है। सबसे बड़ी बात अक्षय जी, हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर भी हैं, नागरिक भी हैं, कॉरपोरेशन के दायरे में रहते हैं। आपने अपना घर बनाना है तो म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लेनी है।
आपने दुकान खोलनी है तो म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लेनी है। लेकिन आज जम्मू शहर के अंदर, इस यूटी के अंदर आप वाइन शॉप खोलते हैं तो कॉरपोरेशन से कोई परमिशन नहीं लेनी है। क्या मेयर साहब इसके बीच में इन्वॉल्व हैं? सर एक बात सोचने वाली है, जैसे आप काउंसलर की बात कर रहे हैं, चलो हम काउंसलर की बात नहीं करते, मेयर साहब की बात करते हैं। मेयर साहब फादर ऑफ द सिटी कहा जाता है, बच्चे सड़कों पर हैं, जम्मू उनका परिवार है, लेकिन मेयर साहब खामोश क्यों हैं? मैं कह तो रहा हूं, क्या मेयर साहब से पूछें कि जम्मू शहर को आपने डोगरा शहर जिसको बनाया हुआ था, आपने एक हंसी खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया। आप एक तरफ पास करते हैं महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे एयरपोर्ट बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, छुट्टी करेंगे। एक किसी ने अपने घर का एक लेंटर डालना होता है, कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसकी चप्पल घिस जाती है, नक्शा पास कराते कराते। लेकिन आज जम्मू शहर के अंदर वाइन शॉपें खुल रही हैं, वाइन शॉप का शहर बनता जा रहा है, तो मेयर साहब खामोश है। मेयर साहब से और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई एनओसी नहीं लेता। उसका यह कारण है, इन लोगों को अपने प्रोटोकॉल का नहीं मालूम। एक फादर ऑफ सिटी, एक मेयर, सभी तमाम जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उसका हेड होता है, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आगे फाइल लेके वो खड़े होते हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पे बैठा होता है। एक एक्स मिनिस्टर के पीछे ये लोग ऐसे घूम रहे होते हैं और वहां जाकर डॉक्टर को जो और मीडिया को जो एड्रेस करते हैं वो एक्स मिनिस्टर करते हैं, और ये लोग जो चेयरमैन डीडीसी के और जो फादर ऑफ सिटी हैं वो उनके पीछे खड़े होते बात करते हैं। इन लोगों को अपने प्रोटोकॉल का ही नहीं मालूम है। सर ये तो बात हो गई। इन दिनों आर्मी की मूवमेंट देखी जा रही है, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, बड़ा, अब इससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा? 370 तोड़ दिया, हमारे सर के ऊपर से छत जो है वो गिरा दी, और इतनी महान स्टेट को, डोगरा स्टेट को आपने यूटी में तब्दील कर दिया, हमारी स्टेट की आपने डिमोशन कर दी। इससे बड़ा क्या होगा? मुझे लगता है कि चुनाव जो हैं वो जल्द से जल्द कराने चाहिए। रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद। ये थे गौरव चोपड़ा जी। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि इनसे जब भी बात करेंगे बड़े ही बेबाक तरीके से जवाब देते हैं। इन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आगे भी देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय भारत।